हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एकांत कमजोर पल। वकील साहब का हंसता खेलता परिवार था। उनकी पत्नी सीधी सादी घरेलू महिला थी। वकील साहब दिल फेंक थे, ये वो जानती थी, पर एक दिन सौतन ले आएंगे वो ऐसा सोचा भी नहीं था। उस दिन वो बहुत रोई। वकील साहब ने समझाया, बेगम तुम तो घर की रानी हो, इस बेचारी को एक कमरा दे दो, पड़ी रहेगी, तुम्हारे घर के काम में हाथ बटाएगी। वो रोती रही, मेरे होते तुमने दूसरा निकाह क्यों किया। वकील साहब बातों के धनी थे। फुसलाते हुए बोले, बेगम माफ कर दो, गलती हो गई, अब जो तुम कहोगी वही होगा, बस इसको घर में रहने दो। बेगम का दिल कर रहा था कि अपने बच्चे ले और मायके चली जाएं, वकील साहब की सूरत कभी ना देखें। पर मायके जाएं तो किसके भरोसे, पिता है नहीं, भाइयों पर माँ ही बोझ है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के 14 साल बाद 40 की उम्र में वकील साहब ये गुल खिलाएंगे। बसा बसाया घर उजड़ गया। वकील साहब ने नीचे अपने ऑफिस के बगल वाले कमरे में अपनी दूसरी बीवी का सामान रखवा दिया और ऊपर अपनी बड़ी बेगम के पास आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी बेगम का दिल टूट गया। इतने जतन से पाई पाई बचाकर मकान बनवाया था, सोचा भी नहीं था कि गृहस्थी किसी के साथ साझा करनी पड़ेगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, बड़ी बेगम रो धोकर चुप हो गई। पहले वकील साहब एक दिन ऊपर खाना खाते और एक दिन नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर आना बंद हो गया। उनकी नई बीवी में चाह इतनी बढ़ी कि वकालत पर ध्यान कम देने लगे। आमदनी घटने लगी और परिवार बढ़ने लगा। छोटी बेगम के हर साल एक बच्चा हो जाता, अतः खर्चा बड़ी बेगम को कम देने लगे। बड़ी बेगम ने हालात से समझौता कर लिया। हाई स्कूल पास थी, इसीलिए मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करती। शाम को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती, जिससे अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस देती। अब उनका एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे बेटी को खूब पढ़ाना और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना। पति और सौतन के साथ रहने का उनका निर्णय केवल बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ही था। वो जानती थी कि बच्चों के लिए माँ पिता दोनों आवश्यक हैं। अब सारे घर पर छोटी बेगम का राज था। बड़ी बेगम और उनके बच्चे एक कमरे में रहते थे, जहाँ कभी किसी विशेष कारण से वकील साहब बुलाए जाने पर आते। इस तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन वकील साहब अपनी 5 बेटियों और छोटी बेगम को छोड़कर चल बसे। छोटी बेगम ने जैसे तैसे बेटियों की शादी कर दी, मकान भी बेच दिया। बड़ी बेगम की बेटी सनोबर एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। देखने में सुंदर भी थी, पर शादी के नाम से भड़कती थी। वो अपनी माँ का अतीत देख चुकी थी, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी। बड़ी बेगम के बहुत समझाने पर वो शादी के लिए राजी हो गई। साहिल अच्छा लड़का था, परिवार का ही था। सनोबर ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर अपनी शर्तें निकाहनामे में रखने को कहा। साहिल ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सनोबर ने बात साफ की, ऐसे कह देने से नहीं, निकाहनामे में लिखना होगा कि मेरे रहते तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, और अगर कभी हम अलग हों और हमारे बच्चे हों तो वो मेरे साथ रहेंगे। सनोबर को साहिल बचपन से जानता था, उसके दिल का डर समझता था। बोला, सनोबर निकाहनामे में ये भी लिख देंगे, और भी जो तुम कहो, अब तो मुझसे शादी करोगी। सनोबर मान गई और दोनों की शादी हो गई। दोनों की अच्छी जॉब, अच्छा फ्लैट, एक प्यारी बेटी, कुल मिलाकर खुशहाल जीवन था सनोबर का। शादी के 12 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सनोबर का प्रमोशन होने वाला था, अतः वो ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। घर तो बाई ने ही संभाल रखा था। बेटी भी अब बड़ी हो गई थी, वो अपना सब काम खुद ही कर लेती थी। सनोबर उसको भी पढ़ाने का समय नहीं दे पाती, अतः ट्यूशन लगा दिया था। सनोबर का सारा ध्यान ऑफिस के काम पर था। घर की ओर से तो वो निश्चिंत थी, बाई ने सब संभाल लिया था। ऑफिस के काम से सनोबर 2 दिनों के लिए बाहर गई थी। आज उसे रात को आना था, पर उसका काम सुबह ही हो गया, तो वो दिन में ही फ्लाइट से आ गई। इस समय बेटी स्कूल में होगी,
पति ऑफिस में और बाई तो 5 बजे आएगी। वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो देखा लाइट जल रही है। बेडरूम से कुछ आवाज़ आई तो वो दबे पैर बेडरूम तक गई तो देखकर अवाक रह गई। साहिल और बाई एक साथ। वो वापस ड्राइंग रूम में आ गई। साहिल दौड़ता हुआ आया और बाई दबे पैर खिसक ली। साहिल सनोबर को सफाई देने लगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी तो वो सिर दबाने लगी और मैं बह गया। उसने भी मना नहीं किया। वो और भी जाने क्या क्या कहता रहा। सनोबर बुत बनी बैठी रही। वो माफ़ी मांगता रहा। सनोबर धीरे से उठी और अपनी बच्ची के कुछ कपड़े बैग में डालने लगी। बच्ची आई तो उसे लेकर अपनी अम्मी के पास चली गई। साहिल उसे रोकता रहा, माफ़ी मांगता रहा, पर सनोबर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। घर आकर माँ से सारी बात बताई और फफक कर रो पड़ी। साहिल ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। बड़ी बेगम का दिल रो पड़ा। वर्षों पहले जिस आग में उनका घर जला था, आज उनकी बेटी के घर पर उसकी आंच आ गई। निकाह में शर्तें रखने से भी क्या हुआ, सब मर्द एक जैसे होते हैं। जब जिसे मौका मिल जाए कोई नहीं चूकता। बड़ी बेगम ने बेटी को संभाला। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम सो जाओ, और उसका सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। दूसरे दिन जब सनोबर ऑफिस गई और बच्ची स्कूल, तो साहिल आया। जानता था बड़ी बेगम अकेली होंगी। नौकरानी ने बिठाया। बड़ी बेगम को सलाम करके बैठ गया। धीरे से बोला, खाला जान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं एक कमज़ोर पल में बह गया था। मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। सनोबर से माफ़ करवा दीजिए। इतना सब वो एक सांस में ही कह गया। बड़ी बेगम चुप रही। उनको बहुत दुख था और गुस्सा भी। साहिल की बातों और आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा था। वो धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसा सनोबर चाहे। खाला जान, मेरा घर टूट जाएगा। मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं सनोबर के बिना नहीं जी सकता। बड़ी बेगम कुछ नहीं कह सकी। शाम को जब सनोबर ऑफिस से आई तो बड़ी बेगम ने बताया कि साहिल आया था और माफ़ी मांग रहा था। सनोबर ने गुस्सा किया, आपने उसे आने क्यों दिया? हमारा कोई रिश्ता नहीं उससे। मैं तलाक लूँगी। बड़ी बेगम को याद आया जब वकील साहब दूसरी बीवी ले आए थे तो वो भी मायके जाना चाहती थी, पर उनका ना तो कोई सहारा था, ना वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आज सनोबर अपने पैरों पर खड़ी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। फिर सोचने की लगी, तलाक से इस मासूम बच्ची का क्या होगा? माँ या बाप किसी एक से कट जाएगी। अगर दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? वो अंदर ही अंदर डर गई। अपने बेटे को सनोबर और साहिल के बारे में बताया तो वो दूसरे दिन ही आ गया। दोनों बहन भाई की एक ही राय थी कि तलाक ले लिया जाए। साहिल रोज़ फ़ोन करता, मैसेज भेजता, पर सनोबर जवाब नहीं देती। साहिल बड़ी बेगम से मिन्नतें करता, खाला जान आप सब ठीक कर सकती हैं, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए और सनोबर से भी माफ़ करवा दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक दिन सनोबर ऑफिस से अपने फ्लैट पर कुछ सामान लेने गई तो उसने देखा घर बिखरा है। किचन में भी कुछ बाहर का खाना पड़ा है। वो समझ गई बाई नहीं आ रही है। घर में हर तरफ लिखा था, आई एम सॉरी, वापस आ जाओ सनोबर। सनोबर को लगा साहिल 40 साल का नहीं, कोई नवयुवक हो और उसे मना रहा हो। धीरे धीरे कई कोशिशों के बाद साहिल ने बड़ी बेगम को विश्वास दिला दिया कि ये एक कमज़ोर पल की भूल थी। उसने पहले कभी कोई बेवफाई नहीं की। बड़ी बेगम ने सोचा ये तो सच है कि साहिल से भूल हो गई और अपनी गलती पर उसे शर्मिंदगी भी है, माफ़ी भी मांग रहा है। प्रश्न बच्ची का भी है, वो दोनों में से किसी एक से छिन जाएगी तो क्या इसे एक अवसर देना चाहिए? बड़ी बेगम ने साहिल को बताया कि सनोबर तलाक लेने की तैयारी कर रही है। ये सुनते ही साहिल दौड़ा दौड़ा आया। खाला जान, अगर सनोबर ने तलाक की अर्जी डाली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए, और बच्चों की तरह रोने लगा। बड़ी बेगम को दया आने लगी। बोली, तुम रो मत, मैं आज बात करूंगी। सनोबर बोली, ऑफ कोर्स मम्मी। बड़ी बेगम ने भूमिका बांधी,
जब तुम्हारे अब्बू दूसरी बीवी ले आए थे तो मैं भी उन्हें छोड़ना चाहती थी, पर सामने तुम दोनों बच्चे थे। आपकी बात अलग थी। मैं खुद को और अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ। उसकी गलती की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। सनोबर बोली। उसकी गलती की सज़ा उसके साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी। या तो उसका बाप छिनेगा या माँ। और अगर तुम दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? अम्मी, एक शादी से दिल नहीं भरा जो दूसरी करूंगी। रह गया पिता, तो ऐसे पिता की होने से ना होना भला। सनोबर के मन की सारी कड़वाहट होठों पर आ गई। बड़ी बेगम जानती थी कि इसका गुस्सा निकलना अच्छा है। उन्होंने बहस नहीं की। बोली, ठीक है, तुमको लगता है तुम अकेले ही अच्छी परवरिश कर सकती हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक की अर्जी 6 महीने बाद दो। कुछ वक्त दो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगी। नो वे अम्मी, मैं 6 दिन भी न दूं। जब जब मुझे याद आता है साहिल और भाई, छी, घिन आती है उसके नाम से। कोई इतना गिर सकता है? बड़ी बेगम ने दुनिया देखी थी। अपने पति को बहुतों के साथ देखा था। उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ बताया। वो एक वक्ती हरकत थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। जब एक औरत और एक मर्द अकेले हों तो दोनों के बीच तन्हाई में एक कमजोर पल आ सकता है। मैं भी तो ऑफिस में अकेली मर्दों के साथ घंटों काम करती हूँ। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आत्मसंयम और मर्यादा ही इंसान होने की पहचान है, वरना जानवर और आदमी में क्या फर्क। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर बहुत सोचकर तुमसे समय देने को कह रही हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्जी। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, पर मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सनोबर ये सोचकर मान गई कि उसे अभी बहुत काम निपटाने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाना और सेविंग्स में नॉमिनी बदलना इत्यादि। फिर अभी ऑफिस का भी प्रेशर है। रात को रोज की तरह साहिल ने फ़ोन किया तो सनोबर ने उठा लिया। साहिल खुशी और अचंभे के मिले जुले स्वर में बोला, सनोबर, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। सनोबर ने तटस्थ स्वर में कहा, मुझे तुमसे मिलना है। साहिल बोला, हाँ हाँ, जब कहो। सनोबर बोली, कल ऑफिस के बाद घर पर, और फ़ोन रख दिया। ऑफिस के बाद सनोबर घर पहुंची। साहिल उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। घर भी उसने कुछ ठीक किया था। साहिल ने सनोबर का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झिड़क दिया और दूर बैठ गई। साहिल, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, शांति से सब तय करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा जॉइंट अकाउंट बंद करना है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नॉमिनी हटाना है। इस फ्लैट में तुम्हारा जो पैसा लगा वो तुम ले लो। मैं इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं काजी के यहाँ खुला औरत की ओर से निकाह तोड़ने की अर्जी देने जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए साहिल चुप रहा, फिर बोला, सनोबर, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा और हमारी बेटी का है। तुम सब ले लो, मुझे मेरी सनोबर दे दो। मुझे एक बार माफ़ कर दो। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दो। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मैं ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूंगा। सनोबर जानती थी कि साहिल भावुक है, पर इतना ज़्यादा ये नहीं जानती थी। वो उठकर चली गई। अब बस ऑफिस जाने और मन लगाकर काम करने में और बेटी के साथ उसका समय बीतने लगा। बड़ी बेगम के कहने पर और बेटी की ज़िद पर वो राज़ी हुई कि साहिल सप्ताह में एक बार बेटी से मिल सकता है, उसे बाहर ले जा सकता है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता की असलियत पता चले। इस आयु में यदि उसे पिता के घिनौने कारनामे का पता चलेगा तो वो जाने क्या प्रतिक्रिया करे। साहिल सप्ताह में 2 घंटे के लिए बेटी को घुमाने ले जाता, गिफ्ट दिलाता और सनोबर की पसंद का भी कुछ बेटी के साथ भेजता, पर सनोबर आंख उठाकर भी नहीं देखती। तभी सनोबर की पदोन्नति हुई, साथ ही मुख्यालय में तबादला भी। सनोबर को ना चाहकर भी दिल्ली जाना पड़ा। बेटी को नानी के पास छोड़ना पड़ा। स्कूल का सेशन समाप्त होने में अभी 2 महीने थे। बड़ी बेगम ने आश्वासन दिया, मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ, मगर हर वीकेंड पर आ जाना। मुख्यालय में उसके कुछ पूर्व साथी भी थे। सबने स्वागत किया। एक प्रोजेक्ट में उसको समीर के साथ रखा गया। समीर भी सनोबर का पुराना साथी था और उस पर फिदा भी था। समीर और सनोबर साथ साथ काम करते हुए
काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते। सनोबर ने साहिल और अपने बारे में समीर को नहीं बताया। जिस प्रोजेक्ट पर दोनों काम कर रहे थे उसमें क्लाइंट की लोकेशन पर भी जाना होता था। दोनों साथ साथ जाते, होटल में रहते और काम पूरा करके आते। घंटों अकेले एक साथ काम करते। आज भी दोनों सुबह की फ्लाइट से गए थे। दिन भर काम करके रात को होटल पहुंचे। समीर बोला, फ्रेश हो लो, फिर खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलते हैं। सनोबर बोली, तुम जाओ, मैं अपने रूम में ही कुछ मंगवा लूंगी। समीर बोला, ठीक है, मेरा भी कुछ ऑर्डर कर देना, साथ ही खा लेंगे। सनोबर को समीर चाहता भी था, उसका आदर भी करता था। सनोबर ने हेड ऑफिस आने के बाद समीर ने कभी अपने पुराने प्यार को प्रकट नहीं किया। वो अपनी पत्नी और बच्चों में खुश था। समीर सनोबर के कमरे में आ गया। खाना आने की प्रतीक्षा में दोनों काम से जुड़ी बातें ही करते रहे। समीर की पत्नी का फोन भी आया। समीर की और उसकी पत्नी की बातों से लग रहा था दोनों सुखी व संतुष्ट हैं। समीर ने साहिल के बारे में पूछा तो सनोबर बात टाल गई। फिर खाना आया। दोनों खाना खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। समीर ने सनोबर से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम साहिल से शादी ना करती तो क्या मुझसे शादी करती? सनोबर झिझक कर बोली, शायद हाँ। समीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे पहले बताती तो मैं उसको गोली मार देता। बात आई गई हो गई। दोनों ने खाना खाया, फिर समीर अपने कमरे में चला गया। सनोबर सोचने लगी, समीर अच्छा दोस्त है। फिर जाने क्यों साहिल याद आ गया। वो काफ़ी थकी थी, कुछ ही देर में सो गई। अगले दिन भी दोनों बहुत व्यस्त रहे। आज भी खाना कमरे में मंगवाते हैं, ठीक है? समीर ने पूछा तो सनोबर बोली, हाँ ठीक है। फिर समीर फ्रेश होकर सनोबर के कमरे में आ गया। खाना ऑर्डर करके दोनों बातें करने लगे। सनोबर को खाते समय खाना सरक गया, वो खांसने लगी। समीर ने उसे जल्दी से पानी निकाल कर दिया। पानी पीकर ठीक हुई। खाने के बाद समीर ने चाय बनाकर सनोबर को दी तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराया। दोनों चुपचाप धीरे धीरे चाय पीने लगे। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों पास पास बैठे थे। एक अजीब सी चाह सनोबर ने अपने मन में महसूस की, जैसे वो समीर के सीने से लग के रोना चाहती हो। फिर उसने देखा समीर की निगाहें भी उसी के ऊपर टिकी हैं। शायद वो भी सनोबर को अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है। तभी उसे लगा कि कहीं यही वो एकांत कमज़ोर पल तो नहीं जिसके बारे में अम्मी कह रही थी। वो संभल गई और उठकर इधर उधर कुछ रखने उठाने लगी। समीर से बोली, अच्छा कल मिलते हैं। समीर भी उठते हुए बोला, हाँ देर हो गई, गुड नाइट। अगले दिन दोनों वापस आ गए। सनोबर अपनी अम्मी के पास चली गई। अम्मी उसे बताने लगी कि उसकी बेटी खाने में कितना नखरा करती है। साहिल बेटी का बहुत ध्यान रखता है, अपने साथ ले जाता है, बराबर फ़ोन करता है। अम्मी साहिल की प्रशंसा किए जा रही थी। सनोबर ने साहिल को फ़ोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। वो साहिल से मिलने चल पड़ी। साहिल पलकें बिछाए उसकी राह ताक रहा था। घर लगता था साहिल ने ही साफ किया था। बेडरूम पर नजर गई तो बदला बदला लग रहा था। साहिल बहुत प्यार से बोला, अब तो वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। सनोबर एकांत कमज़ोर पल क्या होता है ये जान चुकी थी। उसने साहिल को माफ़ कर दिया। साहिल ने सनोबर का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।